नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 3 आपके स्टार्ट हुई है और यूनिट 3 का नाम क्या है? यूनिट 3 का नाम है आपका हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म। तो जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले वाली यूनिट क्या थी? लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म। तो लैग्रेंज के बाद जो मैकेनिक्स थी, ठीक है ना, उसे एडवांस लेवल पर कौन ले गए? तो उनका नाम था हैमिल्टन, और हैमिल्टन नाम से ही वर्ड बनता है हैमिल्टोनियन, जिस प्रकार लैग्रेंज से बना था लैग्रेंजियन। ठीक है जी। तो लैग्रेंज से लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म, यानी फॉर्मेलिज्म का मतलब तो यही है कि सूत्र रूप में उसे बांधना, बद्ध करना, सूत्रबद्ध करना, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। तो फॉर्मेलिज्म, ठीक है, सूत्रबद्ध एक तरीके से करना। और हैमिल्टोनियन, क्योंकि हैमिल्टन ने किया इसलिए हैमिल्टोनियन वर्ड हो जाता है। जैसे लैग्रेंज ने किया था तो लैग्रेंजियन था। ठीक है। तो लैग्रेंज की जो फॉर्मेलिज्म थी, जो मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें जो कमियां थी उन्हें सुधार करके एक नया पैटर्न, एक नया फॉर्मेट, एक नया पन उन क्लासिकल मैकेनिक्स में लेके आए। ठीक है। तो उनका नाम था हैमिल्टन। ठीक है। और हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म इस यूनिट का नाम है, इसे आप पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग यही है, इंट्रोडक्शन टू हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन उसका क्या है, हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म क्या है, कैसे अलग है लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म से, लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म में क्या कमियां थी, कैसे उसमें सुधार किया हैमिल्टन ने। ठीक है। और इसी के साथ एक हेडिंग और कवर हो जाएगी जिसका नाम है फेज स्पेस। ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आए, यही आपको करके आना है जो मैं इस लेक्चर में आपको कराऊंगा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं लिखा है इन लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं लिखा है इन लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म। जो लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म थी, यानी जो इससे पहले आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, उसमें क्या था? हम यूज करते थे, है ना, या करते हैं क्या? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। जनरलाइज्ड आपको पता था ना, देखो ये चीज़ आपको पता थी कि जो लैग्रेंजियन है एल, वो फंक्शन होता है क्यूजे का, क्यूजे अर्थात जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। क्लियर है। और क्यूजे डॉट का फंक्शन होता था, जिसे आप जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ या वेलोसिटी सिंगुलर में कह सकते हो। ठीक है जी। क्यूजे डॉट। ठीक है। और टाइम तो रहता ही था। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन जो था ना, वो फंक्शन था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यूजे का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यूजे डॉट का। ठीक है। तो ये बात आपको पहले से पता है। क्यों बताई है? ताकि दूसरी जो फॉर्मेलिज्म है हैमिल्टोनियन, उसमें क्या अलग होगा, तो इस बात को बताने के लिए पहले ये बता दी। ठीक है। तो देखो ये जो लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म था, ये 3n डायमेंशनल स्पेस होता था। ठीक है। 3n डायमेंशनल। देखो कैसे? जैसे एक पार्टिकल है, उसकी, है ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे। x, y, z चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? तो सिस्टम में मान लो पार्टिकल्स कितने हैं? n। तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3n कोऑर्डिनेट्स। किसी सिस्टम की पोजीशन को, है ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए उस पार्टिकल से रिलेटेड या उस सिस्टम से रिलेटेड जो आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो कितने चाहिए? 3n। एक पार्टिकल के लिए चाहिए 3, लेकिन पूरे सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या ऐसे कह दो कि सभी n पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे? 3n कोऑर्डिनेट्स। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पेस से रिलेटेड, 3n डायमेंशन स्पेस से रिलेटेड, ये सारी बात आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिन्होंने पढ़ी है वो इस बात को समझेंगे। बाकी मैं इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ या कर रहा हूँ, ताकि वो वहाँ ना अपनी चीज़ें पढ़ी हो तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। देखो आगे लिखा है एंड इक्वेशंस। जो इक्वेशंस बनती है यहाँ पे मोशन की, गति की, वो कैसी होती है? सेकंड ऑर्डर की होती है, यानी द्वितीय कोटि की होती है। ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन कैसे होती है आपको पता है? लैग्रेंजियन इक्वेशन याद तो है आपके, क्या होती थी? d/dt। ठीक है। डेल एल ओवर डेल
क्यू जे डॉट, याद करो इस तरीके की क्वेश्चन थी, माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू जे और बराबर 0। तो जो इक्वेशन है ये किसकी है, लैग्रेंज की, जिसे आप लैग्रेंजियन इक्वेशन भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो आप खुद देख के बताओ, यहाँ डी या डेल एक ही बात है, यहाँ डी, तो ऑर्डर दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ये डी अपॉन डी टी ना होता तो सिंगल ऑर्डर होता, लेकिन अब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना क्या है, थोड़ा कठिन है ना। भाई एक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो, एक सेकंड ऑर्डर की हो, तो किसे आसान है सॉल्व करना, फर्स्ट ऑर्डर की। तो चूंकि लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, इसी कारण उसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता था, ठीक है। तो ये उसकी कमी भी है जिसमें सुधार किया हैमिल्टन ने, ठीक है। कैसे सुधार किया पढ़ेंगे आगे। और ये आपको पता ही है, लैग्रेंजियन को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्यूजे और क्यूजे डॉट और टी का ये फंक्शन होता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब यही बात बिल्कुल पढ़ते हैं हैमिल्टन के लिए, तो लिखा है बट इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म का इंट्रोडक्शन है ये, कंपैरिजन करते हुए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और आपके सिलेबस में एक हेडिंग इन दोनों के कंपैरिजन की भी है। तो वो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये लेक्चर आपकी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में हम क्या यूज करते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्यू जे डॉट है लैग्रेंजियन में, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पी जे है, क्लियर है ना। तो क्यू जे डॉट के स्थान पर क्या आ गया, पी जे, ठीक है जी। क्यू जे डॉट के स्थान पर क्या आ गया, पी जे। इसका क्या मतलब है, पी जे क्या होता है, पी क्या है, मोमेंटम, ठीक है। जे की जगह बंद रखोगे तो P1 आएगा, 2 रखोगे P2 आएगा, यानी सभी पार्टिकल्स के लिए आप मोमेंटम निकाल सकते हो। चूँकि मोमेंटम सभी पार्टिकल्स का आप निकालोगे, इसलिए मोमेंटम का प्लूरल वर्ड यहाँ पे यूज किया है। मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, ठीक है। जिन वर्ड्स के लास्ट में UM रहता है उनका प्लूरल बनता है लास्ट में UM हटा के A लगा करके, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम या मोमेंटा यूज करते हैं पीजे किसके स्थान पर, तो मैंने बताया क्यूजे डॉट के स्थान पर, यानी कि जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ के स्थान पर, ठीक है। किसमें, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में। तो हैमिल्टन ने क्या किया, हैमिल्टन साहब ने क्या किया, उन्होंने क्यूजे डॉट को हटा करके पीजे कर दिया, ठीक है। एक अंतर है ये, है ना, अंतर भी कह लो। और उसमें क्या खास बात है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में, तो ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। और ये 3n डायमेंशनल स्पेस था, ये 6n डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है जी। 6n डायमेंशनल स्पेस क्या मतलब है इस बात का, तो ये बात फिर मैं लिंक करता हूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लिंक है, मैं याद दिला दूँ। और बाकी नहीं भी पता तो देखो मैं एक शॉर्ट में है ना डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसका। तो 3 होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आप जानते हो x, y, z, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, रेस्ट पोजीशन को, स्टैटिक पोजीशन को, स्टैटिक स्टेट को बताने के लिए, है ना, यानी कि स्थिर अवस्था का वर्णन करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल किसी समय कहाँ होगा। और यदि पार्टिकल मोशन में हो तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं मोमेंटम के, px, py और pz। जब पार्टिकल मोशन में हो, ठीक है, तो मोमेंटम में क्या होता है, p बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से रिलेटेड है मोमेंटम, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट्स ये जो ऊपर वाले हैं इन्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। निर्देशांक कौन से वाले, स्थिति निर्देशांक, और ये हैं संवेग निर्देशांक जिन्हें आप मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है जी। इन 6 के 6 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, उन्हें आप कहते हो, ठीक है। ये तो पोजीशन स्पेस है, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से मिलकर जो बनता है, ठीक है, वो क्या है, पोजीशन स्पेस है, ठीक है। और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स से मिलकर जो बनता है वो मोमेंटम स्पेस है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, यदि 3 उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और 3 इसके मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स, यानी 3 और 3 6 कोऑर्डिनेट्स का एक कॉम्बिनेशन हो जाए, तो उसे आप कहते हैं फेज स्पेस, जो कि आपकी हेडिंग है, ठीक है, फेज स्पेस, ठीक है। कला अंतराल हिंदी में इसे आप कह सकते हो, ठीक है। और बाकी बुक में देख सकते हो हिंदी की, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, बाकी ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, है ना,
फर्स्ट यूनिट में ही है, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो 3n डायमेंशनल स्पेस था, मैंने बताया उदाहरण कि एक पार्टिकल की पोजीशन को बताना है, स्टैटिक क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं n, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए 3n। अब यहाँ देखना, यहाँ पर एक पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 पोजीशन के 3 मोमेंटम के, और पार्टिकल है कितने टोटल n, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए 6n कोऑर्डिनेट्स पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी पूरे सिस्टम के n पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जो स्पेस है ना, ये 6n डायमेंशनल है, ये 3n था, ये कैसा है 6n डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, क्लियर है। और देखो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की, वो सेकंड ऑर्डर की थी, यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी मोशन की वो किस ऑर्डर की होंगी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो देखो सबसे बड़ी समस्या का इन्होंने समाधान किया, उसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन था, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को, है ना। तो ये हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म अच्छी मानी जाती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बाद की है, बहुत आधुनिक है ना, एडवांस एक तरीके से आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो यानी ये उसकी भी एडवांस है, लैग्रेंजियन तो एडवांस थी ही क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना, न्यूटोनियन पुरानी है, लेकिन ये इसकी भी एडवांस है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात पता ही है, लैग्रेंजियन को ऐसे लिखा जाता है, हैमिल्टोनियन को h से लिखते हैं, और qj डॉट के स्थान पर क्या आ जाता है pj। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है qj, pj और t का। ठीक है जी, और नीचे क्या लिखा है देखो, इस सिंगल पार्टिकल, मैंने बताया सिंगल पार्टिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 6 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिएंगे, है ना, 6 कोऑर्डिनेट्स, और 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया पोजीशन के होंगे और 3 होंगे मोमेंटम के, यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके देनी है। ठीक है, तो सिंगल पार्टिकल है, 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, n पार्टिकल्स होंगे, n कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो स्पेस बनेगा उस स्पेस को आप क्या कहोगे, फेज स्पेस। क्लियर है, तो फेज स्पेस क्या है इस बात को आप समझ सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसके बाद की कुछ बातें आप देखें, तो वही दोनों में कंपैरिजन करके मैंने दर्शाया है कि हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म होता क्या है। तो आगे लिखा है कि इन लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म, जो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म थी उसमें एक कमी और थी। क्या थी, आप देख सकते हैं qj डॉट बराबर है डी क्यू जे अपॉन डी टी, यानी qj डॉट जो है ना वो स्वतंत्र नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है qj पर। qj डॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, qj पर। ठीक है, और qj डॉट आप जानते हो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, और qj क्या है, तो qj है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जनरलाइज्ड जो वेलोसिटी है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करती है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में यदि छोटा मोटा थोड़ा बहुत चेंज यदि हुआ तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी बदल जाएगी। ठीक है, और वो बदलाव चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा और फिर सॉल्व करना क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म के माध्यम से सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात लिखिए कि लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी qj डॉट है ना वो डिपेंड करती है किस पर, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट qj पर, और किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है qj डॉट बराबर, ठीक है जी, तो qj डॉट बराबर आपके सामने लिखा है डी क्यू जे अपॉन डी टी। और जबकि हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में क्या बात है, तो लिखा है इन हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म, मैंने बताया आपको जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वहाँ पर qj डॉट के स्थान पर। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो pj है ना, आप मोमेंटा भी लिख सकते हो यदि प्लूरल में बात करें तो, फिर r आ जाएगा इसके स्थान पर। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो pj है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका रिलेशन ही नहीं है किसके साथ, qj डॉट वो qj के साथ, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट qj के साथ। तो जो समस्या थी उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो
इसका हाँ, एक चीज़ और है, ये तो बात मैंने आपको बताई, और एक बात और है कि जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म है वो फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में। किस चीज़ को? जो क्वांटम मैकेनिक्स की या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कई चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। ठीक है, कौन सी? लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कई ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आप यूज करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म का। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की जो कई चीज़ें हैं उन्हें कौन सॉल्व करता है? एक्सप्लेन करती है कौन? हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म। वेल कहा है, वेल यानी अच्छे तरीके से, सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करती, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं को जो स्टैटिस्टिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में आती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये मैंने आज की क्लास में आपको फेज स्पेस और इंट्रोडक्शन टू हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।